हम लोग पिछले लेक्चर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स की बात कर रहे थे। और अगर आप पिछले लेक्चर को रिकैप करें, याद करें, तो हम लोगों ने लगभग लेक्चर के एंड में ये दो इक्वेशंस लिखा था, EF टू इन्फिनिटी, EF GEK FDEK DEK इज इक्वल टू 0 टू EF GEK 1 माइनस FDEK DEK। ये कैसे आया था, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप पिछले लेक्चर को सुनने के तुरंत बाद इस लेक्चर को सुनेंगे तो बेटर कंप्रीहेंशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर कनेक्टिविटी बन पाएगी और कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से दिमाग में बैठा पाएंगे। आप देखिए, हम लोगों ने निकाला था कि अगर सॉलिड का, मेटल का टेम्परेचर हम 0 केल्विन से बढ़ा करके T केल्विन कर दें, हीट दें, सिस्टम को हीट दें और हीट सप्लाई करके थर्मल एनर्जी दे करके सिस्टम का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ेगी। और अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर सिस्टम की एनर्जी को हम लोग ET लिखें और एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 पर सिस्टम के एनर्जी को हम लोग E0 लिखें तो टेम्परेचर को 0 से T चेंज करने से सिस्टम के एवरेज एनर्जी में कितने का चेंज होगा, डेल्टा E, जो कि ET माइनस E0 के बराबर होगा। उसका एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 3 है इसको हम लोग देखिए तो ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, या मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या। फर्स्ट टर्म को तो जस का तस लिख दीजिए, 0 टू EF EK GEK EK GEK FDEK DEK प्लस सेकेंड टर्म है EF टू इन्फिनिटी EK GEK FD एज ए फंक्शन ऑफ EK DEK। और यहाँ अपने मन से हम एक नया टर्म ऐड कर रहे हैं इसमें, माइनस इंटीग्रल EF GEK FDEK DEK। और ऐसा एक टर्म अगर आपने इसके साथ माइनस इतना किया तो आपको प्लस इतना भी करना पड़ेगा। अगर कोई एक नया टर्म आपने निगेटिव साइन के साथ ऐड कर दिया है अपने मन से तो पॉजिटिव साइन के साथ भी उतना ही ऐड करना पड़ेगा आपको, सो दैट कि वो दोनों ऐड करके 0 हो जाएं और इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, जो था वो जस का तस वैसा ही रह जाए। तो इसके लिए हमें एक और टर्म लेना पड़ेगा, प्लस ये लिमिट वही रहेगा EF टू इन्फिनिटी, EF टू इन्फिनिटी और प्लस EF टू इन्फिनिटी EF GEK FDEK DEK and the last term was minus integral 0 to EF EK GEK DEK। तो इक्वेशन बिल्कुल यही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया। इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल एंड द इक्वेशन विल रिमेन सेम। तो अब ये जो इक्वेशन 3 था इसको मॉडिफाइड फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये जो मैनिपुलेशन हम लोगों ने किया, थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन यहाँ पर किया, तो इसको हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज
डेल्टा ई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ई एफ ई के जी ई के एफ डी ई के डी ई के। और इन दोनों को देखा जाए, इसका भी लिमिट है ई एफ टू इन्फिनिटी और इसका भी लिमिट है ई एफ टू इन्फिनिटी। तो इन दोनों को अगर एक ही सेम इंटीग्रल के अंदर ले लें तो जी ई के एफ डी ई के डी ई के, जी ई के एफ डी ई के डी ई के, ये तो कॉमन है। तो इस दोनों को, इन दोनों इंटीग्रल टर्म्स को मिला करके हम लोग एक साथ लिख सकते हैं इंटीग्रल ई एफ टू इन्फिनिटी, और इसको लिख सकते हैं हम लोग ई के माइनस ई एफ, इन दोनों को मिला करके जी ई के एफ डी ई के डी ई के, डी ई के, इन दोनों को मिला करके एक साथ ऐसा लिख सकते हैं। प्लस इंटीग्रल ई एफ टू इन्फिनिटी ई एफ जी ई के एफ डी ई के डी ई के माइनस इंटीग्रल 0 टू ई एफ ई के जी ई के डी ई के, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ दिस कैन अगेन बी रिटेन एज, इसको फिर से हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू कैन जस्ट सी। इसको देखिए, ई एफ टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ई एफ टू इन्फिनिटी ई एफ जी ई के एफ डी ई के डी ई के, और यहां देखिए इंटीग्रल ई एफ टू इन्फिनिटी ई एफ जी ई के एफ डी ई के डी ई के, ये वाला इंटीग्रल वही है जो ये इंटीग्रल है। तो इस वाले इंटीग्रल के बदले में हम लोग इतना लिख दे सकते हैं, इतना लिख दे सकते हैं। तो अगर इसका वैल्यू अब हम लोग यहां पर लिखें, सो व्हाट वी मे राइट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ई एफ ई के जी ई के एफ डी ई के डी ई के प्लस इंटीग्रल ई एफ टू इन्फिनिटी ई के माइनस ई एफ जी ई के एफ डी ई के डी ई के, और इसके जगह पर हम लोग इतना सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम है, तो इसका वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5, इसका वैल्यू यहां से हम लोग इतना सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्लस इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 0 टू ई एफ जी ई के 1 माइनस एफ डी ई के डी ई के, इतना लिख दे सकते हैं, और वो टर्म जस का तस रह जाएगा, माइनस इंटीग्रल 0 टू ई एफ ई के जी ई के डी ई के। और अब इसकी ज़रूरत भी हमें नहीं है, और इसके बदले में हम लोगों ने इतना लिख ही दिया। सो वी इरेज बोथ दिस टर्म्स नाउ, एंड दिस इक्वेशन कैन अगेन बी सिंप्लीफाइड एज, इसको फिर से सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज डेल्टा ई इज इक्वल टू व्हाट। अब जरा आप देखेंगे ई
ई के जी ई के डी ई के, ई के जी ई के डी ई के दोनों में है, तो इन दोनों को, और दोनों का लिमिट सेम है 0 टू ई एफ, 0 टू ई एफ, तो दोनों इंटीग्रल का लिमिट सेम है, तो दोनों इंटीग्रल को अगर एक ही इंटीग्रल के अंदर में हम लोग ले लें तो इसको सिंप्लीफाई करके अब कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखें इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू, इसको पहले लिख दे रहे हैं इंटीग्रल ई एफ टू इंफिनिटी ई के माइनस ई एफ जी ई के एफ डी फंक्शन ऑफ ई के डी ई के। इस इंटीग्रल को हम लोगों ने लिख दिया और इसको अब लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रल 0 टू ई एफ जी ई के 1 माइनस एफ डी एज ए फंक्शन ऑफ ई के डी ई के माइनस ये इस इंटीग्रल का भी लिमिट है 0 टू ई एफ और इसका भी लिमिट है 0 टू ई एफ, तो ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल दोनों को अगर एक साथ मिला करके सेम इंटीग्रल के अंदर हम लोग ले लें इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू ई एफ, तो ई के जी ई के और डी ई के दोनों में कॉमन है, तो यहां से बचेगा 1 और ये माइनस पहले हम लोगों ने ले लिया है तो यहां माइनस साइन लेना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहां से क्या बच जाएगा एफ डी एज ए फंक्शन ऑफ ई के और डी ई के, ऐसा हो जाएगा। तो इनको और इनको, इन दोनों टर्म्स को मिला करके हमने एक टर्म लिख दिया और इन दोनों को जस का तस वहां पर हम लोगों ने लिख दिया है। सो नाउ दिस कैन बी रिटेन एज, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको फिर लिख सकते हैं, देखिए दैट इंप्लाइज डेल्टा ई इज इक्वल टू, अब फिर एक बार मैनिपुलेशन करते हैं हम लोग, देखिए इस वाले इंटीग्रल का भी लिमिट है 0 टू ई एफ और इस वाले इंटीग्रल का भी लिमिट है 0 टू ई एफ, तो अगेन इन दोनों टर्म्स को भी हम सेम इंटीग्रल के अंदर में ले सकते हैं और जी ई के 1 माइनस एफ डी ई के और डी ई के दोनों में कॉमन है, तो अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ मिला करके लिख दें देन व्हाट डू वी गेट, ये हो जाएगा इंटीग्रल ई एफ टू इंफिनिटी ई के माइनस ई एफ जी ई के मतलब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी ई के, एंड एनर्जी ई के इज एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम वेक्टर के, एफ डी ई के डी ई के, और इन दोनों को अगर एक साथ मिला करके लिख देंगे तो जी ई के ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन है, तो बच जाएगा ये क्या ई एफ माइनस ई के जी ई के 1 माइनस एफ डी एज ए फंक्शन ऑफ ई के डी ई के, तो ये दो टर्म्स हो गए, डेल्टा ई बराबर इतना हो गया। और अगर हम लोग ये कहें कि हमने जो थर्मल एनर्जी दिया है सॉलिड को और उसके चलते जो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा है, जो सॉलिड की एनर्जी बढ़ी है, तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट भी बहुत स्मॉल अमाउंट से इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट से हुआ है, एनर्जी में इंक्रीज भी बहुत इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट से हुआ है, तो डेल्टा ई को हम लोग डी ई भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी को हम लोग डी टी भी लिख सकते हैं। सो फॉर इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीज इन एनर्जी वी मे राइट फॉर एन इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीज
in the average energy of the solid, average energy of the solid, we may write what? डेल्टा ई को हम लोग डी लिख दे सकते हैं. सो दिस डी विल बी इंटीग्रल EF टू इंफिनिटी EK माइनस EF GEK FD EK DEK प्लस इंटीग्रल EF माइनस EK GEK होल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस FDEK DEK, and this is integrated from 0 to EF. All right. तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? Kindly see, if we write this second term first now, so what we may rearrange this equation as dE is equal to integral 0 to EF minus EK GEK whole multiplied by 1 minus FDEK DEK plus integral EF to infinity EK minus EF GEK FDEK DEK. और हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइंड होगा? dE बाई dt. अगर एनर्जी में इनफाइनाइटेसिमल चेंज हुआ है थर्मल एनर्जी देने के कारण dE, और उसके चलते टेम्परेचर बढ़ा है dt, तो CV कैन बी रिटन एज the specific heat capacity of electron gas per unit volume can be written as CV can be written as dE by dt. तो dE by dt अब हम लोग इससे निकाल लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू EF. अब देखिए हम लोग यहाँ पर सोमरफेल्ड मॉडल के दायरे में चीज़ों को सोच रहे हैं, और आपको पता है कि ये चीज़ें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. सो ये हो जाएगा EF माइनस EK, ये बाहर निकल जाएगा GEK, और 1 इज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में 0, और इसका एक माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा माइनस. और ये कैसे होगा? ये हो, इसको आप लिख सकते हैं DFD बाई DT DEK ऐसा, प्लस इंटीग्रल EF टू इंफिनिटी EK माइनस EF GEK DFD बाई DT DEK. और अब देख लीजिए ये माइनस EF माइनस EK जो है
इसको फिर आप EK माइनस EF लिख दे सकते हैं। सो CV कैन बी रिटन एज इंटीग्रल EK माइनस EF फ्रॉम 0 to EF GEK DFD by DT DEK प्लस इंटीग्रल EF टू इन्फिनिटी EK माइनस EF GEK DFD by DT DEK, and you can see the two integrals carefully, and what do you observe is that ये जो दोनों के दोनों इंटीग्रल्स हैं उनका ये वैल्यू सेम है, EK माइनस EF GEK DFD by DT DEK, EK माइनस EF GEK DFD by DT DEK, और ये इंटीग्रेटेड है फ्रॉम 0 टू EF और ये है फ्रॉम EF टू इन्फिनिटी। तो दोनों को मिला करके हम लोग क्या लिख दे सकते हैं, CV को लिख दे सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू EF and again from EF to infinity, so limit will go from 0 to infinity, 0 to infinity EK minus EF GEK DFD by DT DEK, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर सोमरफेल्ड ने एक अप्रॉक्सीमेशन किया। अप्रॉक्सीमेशन ये किया कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जब आप सॉलिड को हीट दे करके, थर्मल एनर्जी दे करके उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप इवन एट रूम टेम्परेचर के आसपास आप उसको कुछ थर्मल एनर्जी देंगे तो आप kBT के ऑर्डर का एनर्जी देंगे, एंड दिस इज मच स्मॉलर देन फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी किस ऑर्डर का होता है? फर्मी एनर्जी होगा kBTF के ऑर्डर का, और आपको पता है कि TF जो होता है, TF ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कॉपर के लिए हम लोगों ने देखा था ना 80,000 केल्विन, so this is of the order of 10 to the power 4 Kelvin, and T is of the order of 300 Kelvin, और उसके आसपास की अगर बात करते हैं तो this will be of the order of 10 to the power 2 Kelvin। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लें, फर्मी एनर्जी और kBT, तो ये आ जाएगा kBTF बाई kBT, तो TF बाई T, तो 10 टू दी पावर 4 बाई 10 टू दी पावर 2, तो 10 टू दी पावर 2 टाइम्स ये है। तो क्या है कि हम जो थर्मल एनर्जी देते हैं, ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। व्हाट आई वांट टू टेल इज कि जो भी थर्मल एनर्जी आप देंगे वो फर्मी एनर्जी के आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को ही एक्साइट कर पाएगा, क्योंकि फर्मी एनर्जी के डीप इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि वो फर्मी एनर्जी के बियॉन्ड जो एम्प्टी स्टेट्स अवेलेबल हैं वहां तक जा सकें। उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, एंड kBT जो एनर्जी है वो इस फासले की तुलना में नेग्लिजिबली स्मॉल, वैनिशिंगली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो ये फर्मी एनर्जी के आसपास विद इन kBT जो लेवल्स होंगे, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एक्साइट करके ही ये हायर एनर्जी के एम्प्टी स्टेट्स में ले जाएंगे और मेटल का, सॉलिड का एवरेज एनर्जी बढ़ाएंगे। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल्स में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का होता है,
उन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का होता है जो फर्मी एनर्जी के पास के डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं। जो डीप इनसाइड हैं, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट, the electrons deep inside Fermi level do not at all contribute to the electronic specific heat capacity of metals। जो फर्मी एनर्जी के आसपास के डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं वही इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर जो GEK है उसको आप GEF ले सकते हैं, बिकॉज only those density of states are going to contribute to the specific heat capacity of electron gas which are at energy EF or near energy EF within kBt of EF। उससे ज़्यादा अंदर के डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वो कंट्रीब्यूट नहीं करने जा रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस में। तो हम लोग GEK को GEF अगर ले लें और GEF क्या होगा, GEF विल हैव ए कांस्टेंट वैल्यू, तो ये इस इंटीग्रल के बाहर चला आएगा और CV को तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, GEF इंटीग्रल 0 to infinity EK माइनस EF GEK के बदले में GEF हम लोगों ने बाहर ले लिया है, DFD बाई DT DEK ऐसा हो जाएगा। और इसका एक ऑर्डर नंबर हम लोग 6 दे देते हैं। 5 तक हम लोगों ने ऑर्डर नंबर दिया था, इसका ऑर्डर नंबर हम लोग 6 दे देते हैं। अब देखिए FD जो होता है, फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो कैसा होता है। तो हम लोगों को पता है कि FD होता है 1/1 प्लस e टू दी पावर EK माइनस म्यू बाई KBT, और हमें निकालना है DFD बाई DT। DFD बाई DT चाहिए एंड FD इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब इसको आसानी से इवेलुएट कर पाने के लिए फिर यहाँ हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हम लोग KBT को एक्साई मान लेते हैं, लेट KBT इज इक्वल टू एक्साई। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो KB dt बाई dt इज 1 इज d एक्साई बाई dt। तो यहां से क्या आ जाएगा, dt को हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, d एक्साई बाई KB। तो DFD बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं DFD बाई dt का मतलब d एक्साई और KB यहां चला आएगा। तो FD इतना है। अब FD को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 प्लस e टू दी पावर EK माइनस म्यू, और KBT को तो हम लोगों ने एक्साई मान लिया है। सो FD कैन बी रिटेन एज 1 प्लस e टू दी पावर EK माइनस म्यू बाई एक्साई होल पावर -1। तो अगर हम लोग DFD बाई D एक्साई कर दें तो देखिए तो क्या मिलेगा। पहले तो इस पूरे का इसके रेस्पेक्ट में, अगेन दिस इज अ केस ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, तो nxn-1 करेंगे तो -1/1 प्लस e टू दी पावर EK माइनस म्यू बाई एक्साई होल स्क्वायर। और फिर इसका करेंगे हम लोग एक्साई के रेस्पेक्ट में, तो 1 का तो हो जाएगा 0 और e टू दी पावर इतना का पहले इसके रेस्पेक्ट में फिर इसका एक्साई के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर EK माइनस म्यू बाई एक्साई। और इसका जब करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा EK माइनस म्यू बाई एक्साई स्क्वायर और एक निगेटिव साइन। ऐसा फिर से देख लीजिए, इस पूरे का nxn-1 पर करेंगे तो इतना हो जाएगा,
फिर ई टू दी पावर इतने का इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो वही रह जाएगा, और ई के माइनस म्यू बाहर निकल गया, और 1/xi का -1/xi² माइनस माइनस प्लस। तो हम लोग अब इसको लिख सकते हैं, CV को लिख सकते हैं। CV कैन बी रिटेन एज व्हाट, GEF तो बाहर में रहेगा, और dFd/dt को हम लोग लिख सकते हैं, dFd/dt को KB टाइम्स dFd/dxi, और dFd/dxi निकाल चुके हैं, तो KB एक बाहर चला आएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बाहर चला आएगा, और ये हो जाएगा G टाइम्स EF इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी EK माइनस EF, और dFd/dt का वैल्यू KB टाइम्स dFd/dxi, और dFd/dxi इज दिस, तो ये हो जाएगा कितना, EK माइनस म्यू होल डिवाइडेड बाय xi², और e टू दी पावर EK माइनस म्यू बाई xi, और नीचे में आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू दी पावर EK माइनस म्यू बाई xi होल स्क्वेयर, और DEK ऐसा चलाएगा। नाउ प्लीज सी अगेन वन मोर थिंग, इसको हम लोग इरेज करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो हम लोग निकालते थे, कैसे निकालते थे आप याद कीजिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग कैसे निकालते थे, तो इसको निकालते थे इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी GEK FDEK DEK ऐसे करके निकालते थे, या इसको आप दो इंटीग्रल्स में बांट सकते थे, बिटवीन 0 टू EF और फ्रॉम EF टू इंफिनिटी GEK FDEK DEK। और ये किसके बराबर होता था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी टेम्परेचर पर, ये मैंने लिखा है एट टेम्परेचर अदर देन 0, एट टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन। तो 0 टू EF में भी एट टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन ये 1 नहीं होगा बिटवीन 0 टू EF, और EF से ज्यादा एनर्जी के लिए भी ये 0 नहीं होगा, तो ये दोनों टर्म सरवाइव करेंगे। लेकिन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिस्टम एट एनी टेम्परेचर, नो मैटर वेदर द सिस्टम इज एट 0 केल्विन और एट ए टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज करने नहीं जा रहा है। तो अगर 0 केल्विन पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 केल्विन पर 0 टू EF ये 1 हो जाएगा, और EF के बाद ये 0 हो जाएगा, तो एट 0 केल्विन ये हो जाएगा 0 टू EF GEK DEK एट 0 केल्विन। और इस इंटीग्रल को इवेलुएट करके यहां जो FD आएगा, 1/1 प्लस e टू दी पावर EK माइनस म्यू बाई KBT, उसमें जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो होगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम एट ए टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन, और इसमें जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो 0 केल्विन पर का केमिकल पोटेंशियल होगा, जो कि फर्मी एनर्जी EF के बराबर होता है। तो जब आप इस इंटीग्रल को दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, इसको सॉल्व करके उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन को हम लोग यहां पर इग्नोर कर रहे हैं, आप केमिकल पोटेंशियल एट ए टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन इवेलुएट कर सकते हैं।
और जब आप वैसा करेंगे तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम एट टेम्परेचर T जो आएगा वो आएगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 प्लस ए टर्म ऑफ द ऑर्डर ऑफ T बाई TF स्क्वेयर प्लस more higher order terms and more higher order terms और ये क्या हो जाएगा केमिकल पोटेंशियल एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू म्यू केमिकल पोटेंशियल एट टेम्परेचर 0 इज नथिंग बट फर्मी एनर्जी प्लस ए टर्म ऑफ द ऑर्डर ऑफ अभी हम लोगों ने देखा T बाई TF इज 10 टू द पावर -2 तो उसका स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -4 और अगला टर्म इससे भी कम होने वाला है तो वैनिशिंगली स्मॉल टर्म्स होने वाले हैं। तो ये जो केमिकल पोटेंशियल होगा एट ए टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन वो निश्चित रूप से 0 केल्विन पर सिस्टम का जितना केमिकल पोटेंशियल होता है जो फर्मी एनर्जी के बराबर होता है उससे स्लाइटली ज्यादा होगा लेकिन कितना ज्यादा है बाय द इट इज मोर एज कंपेयर टू EF बाय ए टर्म ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -4 सो दिस वी कैन इग्नोर एंड वी मे टेक केमिकल पोटेंशियल इवन एट टेम्परेचर T इस इतने छोटे टर्म को हम लोग इसके कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत बड़ा वैल्यू है इसके तुलना में और इसमें जब इतना छोटा टर्म जोड़ेंगे तो ये नियरली EF ही आ जाएगा और केमिकल पोटेंशियल एट ए टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन को भी हम लोग EF के बराबर अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। वैसे अगर आप एक्यूरेटली देखना चाहें तो हम लोग कई बार इस ग्राफ को खींचे हैं अगर इस पर हम लोग EK प्लॉट करें और इस पर हम लोग FD एज ए फंक्शन ऑफ EK प्लॉट करें तो FD इज 1 अप टू EF एट 0 केल्विन बट एट ए टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन व्हाट हैपेंस at a temperature other than 0 Kelvin the graph is like this ये EK है ये FD है as a function of EK तो ये EF है और EF means what? EF means chemical potential at T is equal to 0 Kelvin और T is equal to T Kelvin पर chemical potential जो होता है slightly ज़्यादा होता है actual chemical potential of the system at a temperature other than 0 Kelvin it is slightly more than EF but this difference is negligibly vanishingly small this is smaller by this term so that can be neglected and we can take mu T to be equal approximately equal to EF और अगर ये approximation हम लोग यहाँ वाले एक्सप्रेशन में रख दें तो आप देखेंगे इसको थोड़ा सा हम लोगों ने मिटा दिया है ये था KBGEF और ये टर्म था अपना EK माइनस EF और म्यू चाहे अदर देन 0 केल्विन का मामला हो या 0 केल्विन का मामला हो हम लोगों ने कहा कि म्यू को हम लोग EF ही ले लेंगे तो EK माइनस EF का स्क्वायर बाई एक्साई का स्क्वायर तो यहाँ पर ये कैसा चलाएगा इसको हम लोग अब लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं CV के टर्म को CV इज इक्वल टू KB टाइम्स डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट एनर्जी EF डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट एनर्जी EF एंड इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और ये आ जाएगा EK माइनस EF बाई एक्साई होल स्क्वेयर और ये हो जाएगा e टू दी पावर EK माइनस म्यू बाई एक्साई डिवाइडेड बाई 1 प्लस
ई टू दी पावर ई के माइनस म्यू बाई एक्साई टू दी होल स्क्वायर डी ई के। ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस का एक्सप्रेशन। और दिस कैन फर्दर बी सिंप्लीफाइड एज, इसको हम लोग फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखिए लेट ये जो ई के माइनस ई एफ बाई एक्साई, इसको हम लोग x अगर मान लें, लेट इट टू बी ई के माइनस ई एफ बाई एक्साई टू बी इक्वल टू x, ऐसा हम लोग अगर मान लें तो हम लोग कह सकते हैं कि ई के माइनस ई एफ विल बी एक्साई टाइम्स x, एंड एक्साई टाइम x मीन्स व्हाट, एक्साई इज के बी टी एक्स, ऐसा हम लोग मान सकते हैं इसको। और डी ई के क्या हो जाएगा, डी ई के हो जाएगा के बी टी टाइम्स डी एक्स, के बी टी टाइम्स डी एक्स। सो अब हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को, सी वी को हम लोग लिख सकते हैं के बी जी ई एफ इंटीग्रल ई के माइनस ई एफ बाई एक्साइज एक्स स्क्वेयर ई टू दी पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का स्क्वेयर, और डी ई के को लिख दे सकते हैं हम लोग क्या, के बी टी डी एक्स। तो के बी टी को हम लोग बाहर कर लें तो के बी स्क्वेयर टी आ जाएगा और यहां पर डी एक्स आ जाएगा, बिकॉज एक्स हमने माना है ई के माइनस ई एफ बाई के बी टी एक्साई को। तो अब इसका लिमिट, अब देखिए इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट किसका लेते हैं, वेरिएबल का, और जब हमारा वेरिएबल था ई के, एनर्जी था वेरिएबल, तो हम लोग लिमिट ले रहे थे एनर्जी का। अब हमने वेरिएबल बदल दिया, अब हमारा वेरिएबल हो गया एक्स, तो हमें लिमिट लेना पड़ेगा एक्स का। तो ई के इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग एक्स का लिमिट क्या होगा, और ई के इज इक्वल टू इंफिनिटी के करेस्पॉन्डिंग एक्स का लिमिट क्या होगा। तो यहां से देखिए, एट ई के इज इक्वल टू 0, एक्स इज माइनस ई एफ बाई एक्साई, एंड एट ई के इज इक्वल टू इंफिनिटी, ई के इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस समथिंग, इंफिनिटी बाई समथिंग, सो एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। सो करेस्पॉन्डिंग टू द लिमिट ऑफ ई के from 0 to infinity, the limit of x will tend from minus ef by xi to infinity. So this limit will be from minus ef by xi to infinity. अब इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, जरा देखिए। तो ये जो डिनोमिनेटर है e टू दी पावर x का क्या मतलब, e टू दी पावर x का मतलब, e टू दी पावर x का मतलब है e टू दी पावर e के माइनस ई एफ बाई एक्साई। और जब x का लिमिट ई के इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, जब x का लिमिट निगेटिव होगा, हमारा जो लिमिट है इट गोज फ्रॉम ए निगेटिव वैल्यू टू ए पॉजिटिव वैल्यू अप टू इंफिनिटी। सो व्हेन x विल हैव दिस नेगेटिव वैल्यू माइनस ई एफ बाई एक्साई, माइनस ई एफ बाई एक्साई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ई टू दी पावर, ई एफ मीन्स व्हाट, के बी टी एफ,
और xi is kbt, सो ये हो जाएगा 1/e⁻t⁵ तो ये हो जाएगा 1/e⁻t⁵ दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻². so this is a very large value and this tends to 0. तो इस नेगेटिव लिमिट के करस्पॉन्डिंग ये टर्म 0 हो जाएगा. 1 + 0 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर विल बी 1 और ये पूरा का पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा बिकॉज दिस टेंड्स टू 0, दिस टेंड्स टू 1 बट दिस टेंड्स टू 0 फॉर दिस लिमिट. सो दिस इंटायर इंटीग्रल विल वैनिश. तो जब x का वैल्यू निगेटिव होगा, जब x का निगेटिव लिमिट आप लेंगे तो ये दिस इंटीग्रल कंट्रीब्यूट्स 0. दिस इंटीग्रल इज नॉट गोइंग टू मेक एनी कंट्रीब्यूशन टू CV, इट्स वैल्यू विल बी 0. तो जब x के निगेटिव लिमिट्स के लिए पूरा का पूरा इंटीग्रल हमारा 0 हो जा रहा है तो इसका लिमिट हम -EF/xi से इंफिनिटी लें या -∞ से +∞ लें, it is not going to make any difference because for -∞ to this value this will be 0. so this is not going to make any difference. तो इस लिमिट को इफेक्टिवली हम -∞ से +∞ ले लें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. so now what we may do is हम लोग CV को लिख सकते हैं. CV will be kb² GEF T इंटीग्रल x² EX अपॉन 1 + EX² dx इंटीग्रेटेड फ्रॉम -∞ to +∞. और ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल कैलकुलस का एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और इसका वैल्यू होता है x² EX/1 + EX² dx इंटीग्रेटेड फ्रॉम -∞ to +∞. ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले के रूप में आप यूज कर सकते हैं. इंटीग्रल कैलकुलस में इस रिजल्ट को पढ़ाया जाता है. इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल का वैल्यू होता है π²/3. so finally we got the specific heat capacity per unit volume of electron gas in metals to be equal to kb² GEF और इसका वैल्यू π²/3 टाइम्स T. ये आ गया इलेक्ट्रॉन गैस के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन. और आप देख सकते हैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं. π²/3 kb² GEF π²/3 kb² GEF टाइम्स T. ये CV का वैल्यू आ गया और ये सारे वैल्यूज स्टैंडर्ड हैं. ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. पाई इज एन अनदर कांस्टेंट. और आपको पता है हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट एनर्जी EK का वैल्यू निकाले थे, आप याद कीजिए. ये क्या आता था? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट एनर्जी EK क्या आता था? 3n/2EF EK/EF का पावर हाफ. तो एट EK इज इक्वल टू EF, GEF कितना हो जाएगा? तो ये EF/EF ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n/2EF.
और आपको पता है मेटल्स के लिए EF का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कई सारे मेटल्स के लिए हम लोगों ने निकाला था, आपको याद होगा कॉपर के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, वैसे ही दूसरे मेटल्स के लिए भी हम लोगों ने बात किया था। एंड हाउ कैन इट बी इवेल्युएटेड, उसका भी तरीका हम लोगों ने पीछे के लेक्चर्स में बताया था। और किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसका तरीका भी हम लोगों ने बताया था। तो N हम निकाल सकते हैं, EF हम निकाल सकते हैं गिवन मेटल के लिए। तो ये सारी चीज़ें CV को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π²/3 kb², और इसको लिख दे सकते हैं 3n/2EF × T। और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या चला आया, ये चूंकि कांस्टेंट है, अगर इस कांस्टेंट को हटा लेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दिस इज सोमरफेल्ड इक्वेशन एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द specific heat capacity of electron gas within the purview of Sommerfeld model। और आप याद करें, हम लोगों ने जब डिस्कशन करना शुरू किया था तो आपको बताया था कि जब लोगों ने मेटल के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेज़र करना शुरू किया, तो अगर इस पर CV प्लॉट करें और इस पर टेम्परेचर प्लॉट करें, तो एट हायर टेम्परेचर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम वाज फाउंड टू बी इक्वल टू 3R, और उसके बाद इसका TQ डिपेंडेंस होता था, और एट ए टेम्परेचर बिलो ए सर्टेन गिवन टेम्परेचर इट वाज लीनियर वेरिएशन। और हम लोगों ने बताया था आपको कि ये कांस्टेंट वैल्यू जो हमें मिलता है 3R का हायर टेम्परेचर पर, और ये जो TQ वेरिएशन वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा आयंस के वाइब्रेशन के वजह से है। और इतने टेम्परेचर तक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस का कंट्रीब्यूशन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, और आयन के वाइब्रेशन की वजह से जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड को होती है वो डोमिनेट करता रहता है, और वो हमें दिखता है, वो मेजरेबल होता है, हम कह सकते हैं। बट जब हम बहुत लोअर टेम्परेचर पर चले जाते हैं, एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर बिलो 4 केल्विन, तो लगभग आयंस का वाइब्रेशन जब सीज कर जाता है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मिलती है वो इलेक्ट्रॉन गैस के वजह से मिलती है। सो दिस लीनियर वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाज सपोज टू बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन गैस, एंड इन दिस रेस्पेक्ट Sommerfeld model is very effective and successful model to explain this linear variation of a specific heat capacity of electron gas in a very low temperature zone. Why does specific heat capacity of solid below a certain given temperature below 4 Kelvin varies linearly with temperature? This can very effectively and convincingly be explained on the basis of Sommerfeld model। और यहाँ से हम लोगों को ये मिल जाता है कि Sommerfeld मॉडल के परव्यू में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, एंड दिस एक्सप्लेन्स दिस लीनियर वेरिएशन। अगले लेक्चर में हम लोग Sommerfeld मॉडल के कुछ लिमिटेशंस की बातें करेंगे, और तब फिर आगे की फिज़िक्स में हम लोग जाएंगे, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में। आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।